हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जितना भी पीछे मैं वीडियो आपको दिया वो टोटल के टोटल आप रिवाइज कर लिए होइएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि लेक्चर नंबर 9 जो है आपको मैंने पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। उसको आप उम्मीद करते हैं अर्थिंग के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके होइएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है उसी के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूं। और ये 12th के लिए ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनता है। और जब भी ये पूछेगा तो आपको 3 मार्क्स में पूछेगा। मैंने बोला था कि 12th के लिए मेरा कोडिंग रहेगा सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। तो इस पे आप ट्रिपल टिक मार दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है। तो चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं, यही कुल्लम साहब है। ये क्या है? ये कुल्लम साहब, देखिए इनका फोटो देखिए आप। ये कुल्लम साहब है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और इनका जो है यहाँ पर देखिए डेटा दिया हुआ है 14 जून 1736 यानी 1736 में इनका जन्म हुआ था। और 23 अगस्त 1806 में इनका डेथ हो चुका। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और ये साइंटिस्ट जो ही आपको कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिए हैं। तो चलिए हम लोग कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं क्या होता है। यहां पर ध्यान दीजिए इधर, कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें जो होता है, एक हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में, कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो दोनों में कंफ्यूज मत कर जाइएगा, वो हम लोग मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में वहां पर आपको मैं बताऊंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है उसी के बारे में ये बताया जाता है कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। देखिए कोई भी 2 पॉइंट चार्ज ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज, जैसे मान लेते हैं कि ये स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टैटिक। ये वैलिड होता है, स्टैटिक चार्ज के लिए होता है। इसको हम लोग देखने के बाद देखेंगे इसका डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो भी आपको 12th एग्जाम में आता है। और नीट में आएगा तो थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से डालेगा। और कुलम्स लॉ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डालता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डालता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जैसे लिख रहे हैं तब एग्जाम में छाप देना है जाकर के। इंटरेक्शन, कुछ अलग से लैंग्वेज ऐड नहीं करना, जैसे लिख रहा हूं वैसे जाकर फोटोस्टेट कर देना है। क्योंकि वहां पर आपको ओन लैंग्वेज डिमांड करता है, वही ओन लैंग्वेज आपको मैं बता रहा हूं एकदम सेम कॉपी कर देना है। यानी सेम कॉपी कर देना है, ये मतलब नहीं कि अब इसका जो है नोट्स का फोटोस्टेट करा करके जाके वहां पर नथी कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है यार। कहने का मतलब कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना एकदम सेम लैंग्वेज वहां उतार देना है। जैसे जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है उन लैंग्वेज में लिखना है। अब देखिएगा चाहे 10th का एग्जाम दिए होइएगा तब या 12th का दीजिएगा तब ओन लैंग्वेज में लिखने के लिए बोलता है। ओन लैंग्वेज में मतलब क्या है? मगही में लिख दीजिएगा, भोजपुरी में लिखना ही, इंग्लिश का ही लैंग्वेज लिखना है, लेकिन बुक का लैंग्वेज नहीं लिखना है। इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब यहाँ वर्ड आया है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन भी पॉसिबल हो और रिपल्सन भी पॉसिबल हो, तब वहां पर हम लोग बोलते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन ग्रेविटेशन में 2 मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वहां पर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं लिखाएगा क्योंकि वहां पर रिपल्सन कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्सन वहां पर नहीं होने के कारण केवल अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम लोग इंटरेक्शन वहां पर नहीं लिख सकते हैं। इंटरेक्शन तभी लिखा जाता है जब अट्रैक्शन भी पॉसिबिलिटी है और रिपल्सन भी पॉसिबिलिटी होता है।
between 2 static point charges, 2 static point charges, 2 static point charges two static point charges separated by a distance, will be, तो कितना फोर्स लगेगा उसी को मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए इधर ए में क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of magnitude of charges, यहां पर ध्यान दीजिए। इधर मैंने बोला कि ये आते रहता है हमेशा, इसलिए इसको आप ट्रिपल टिक मार दीजिएगा। 1 2 3 ये कोडिंग 12 का मैंने बोला था कि सिंगल टिक से ट्रिपल टिक तक हम कोडिंग करेंगे, और जितना में मारेंगे ना एकदम 12 में फिक्स है, उसी में से रहेगा। मान लेते हैं 50 में टिक किए हैं तो क्या 50 कूद देगा? नहीं, उसी में से रहेगा, ये मैं बोल रहा हूं। और लास्ट में आपको मेन गेसिंग भी कर दिया जाएगा कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाला। अभी साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, टिक करते जा रहे हैं कौन कौन 12th में आने लायक है। और लास्ट में एक बार फिर गेसिंग आपको कर दूंगा, गेस कर दूंगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए। तो मार्क्स अच्छा 12th में उठाना है तो जितना मैं बोल रहा हूँ एकदम इसका जस्ट फोटो स्टेट कर देना है एग्जाम में। चलिए देखिए इधर, हाँ एग्जाम में टाइम कम है तो वहां पर ध्यान दीजिए। इधर ये लैंग्वेज न लिख करके डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा, क्लियर है? तो डायरेक्ट इसको लिखिएगा तो ये डेटेज मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉडुलस Q2 को मॉडुलस, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टीचर एकदम फुल मार्क्स बैठाएगा। आप ना भी लिखिएगा तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए टाइम है तो इसको नोट कर देना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर मैग्नीट्यूड क्यों लिया गया है आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड याद निगेटिव नहीं होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 11th में कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। तो फोर्स क्या है? वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड नहीं निगेटिव होगा, इसलिए हम लोग क्या दे देते हैं? मॉडुलस दे देते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? मॉड ले लेते हैं। क्लियर है ना? अब आगे देखिए बी में क्या करता है। बी में ये कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of separation between them, a square of separation between them, that is F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करने के बाद जो होगा, कंबाइनिंग बोथ वी गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉडुलस Q2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय r²। क्लियर है ना? डिवाइडेड बाय r²। Combining both we get F directly proportional to modulus of Q1 into modulus of Q2 upon r²। फर्दर इसको कैलकुलेट कीजिएगा
तो बराबर होने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, यही कांस्टेंट k है, Q1 का मॉडुलस Q2 का मॉडुलस बाई r स्क्वायर, where k is proportionality constant, where k is proportionality constant, proportionality constant, and it is called, sorry, and its value is k का वैल्यू होता है 1/4 पाई, c लिख करके इसको ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हैं। चलिए देखिएगा इसका वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। क्लियर है? जिसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से f का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मॉडुलस Q2 का मॉडुलस अपॉन r स्क्वायर। यही आपका कूलम फोर्स हो गया। क्लियर है? इसका यूनिट क्या लिखेगा? इसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, तो ये निकालिएगा तो इसको इधर भेजिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इंटू कूलम पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट कैसे लिखे ये पता चल गया। तो आप यहाँ तक एग्जाम में लिख दीजिएगा, इससे आगे लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स नहीं दे देगा, 3 मार्क्स की जगह 4 नहीं दे देगा, इतना ही देगा। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एकदम फोटो स्टेट कर देना है 12th में। यदि पूछता है तो जा करके छाप देना है और पूछेगा कैसे, एकदम सेम लैंग्वेज लिखेगा। राइट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एकदम यही लिखा हुआ मिलेगा, फिक्स है। राइट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट के जगह स्टेट भी रहता है। स्टेट मतलब भी लिखना होता है, राइट मतलब भी लिखना होता है। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाने के व्यू से नीट और आईआईटी के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा एक बार और आपको मैं समझा दे रहा हूं। चलिए यही था ना, कूलम साहब का मैं एक फोटो दिखा दिया था आपको। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस लॉ के अनुसार जो है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब एक बढ़ेगा तो उसी रेशियो में दूसरा बढ़ेगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्लियर है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, जो सेपरेशन होगा उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली का निजाम जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कंबाइनिंग बोथ वी गेट, दोनों कंबाइन कीजिएगा तो रिजल्ट ये आ जाएगा। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा। फॉर ए मीडियम, मीडियम के लिए के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। सी लिख करके बीच में पेट फाड़ देना है। देखिए फाड़ दिए। इसके जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर है ना? वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम।
इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस मतलब कुछ नहीं मतलब क्या? वैक्यूम। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्लियर है ना? इसलिए यहाँ पर देखिए जीरो लगा है। जीरो मतलब कुछ नहीं, मतलब वैक्यूम। इसको नॉट मतलब कुछ नहीं। एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जितना नेम है सब याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपको दे सकता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं जानिएगा, दे देगा तो पता रहेगा तब ना कि इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ऑफ ए मीडियम, इतना इसको हम लोग बोलते हैं। और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी को शॉर्ट में सिक बोल दिया जाता है। तो ऐसा एक मार्केट में एम कर्मी का बुक आता है, उसमें लिखा हुआ है द सिक ऑफ ए मीडियम। अब बताइए इसके बारे में नहीं जानेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा नहीं। तो ये 3 तरह से बोला जाता है, जितने तरह से बोला जाए सब जानना है। मार्केट में बुक जो है यही 2 केवल लिख करके छोड़ दिया है, कोई इसको लिखा है। तो टीचर के पास इसलिए न जाया जाता है कि जो बुक में नहीं है वो भी पढ़ा दिया जाए, यानी बुक से ज्यादा ये बड़ा बुक है, क्लियर है ना? तो 3 नेम है, तीनों में से कोई आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा? चलिए देखिए, 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹। इसको हम लोग बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, क्लियर? इसी को ऐसे भी बोला जाता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज। चाहे ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, इसी को ऐसे भी बोलते हैं 1/10 AB कूलम। बस उसी को सिंबल में ये भी यहाँ पर यूज कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ESU क्या होता है? ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को स्टैट कूलम बोलते हैं हम लोग। EMU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्लियर है ना? जिसको डिटेल से पढ़ना है ना तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ऐसे वीडियो पूरा का बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा एडिटिंग वाला काम जो है सारा मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए ऑफलाइन यदि आपके पास पॉसिबल है तो ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए इधर, तो ये 1 कूलम बराबर इतना होता है, ठीक है? और एक बात और याद रखना है, 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। इसको भी याद रखना, ये पूछता है 1 फ्राइडे इज इक्वल टू मीट में आते रहता है, ये भी बात याद रखना है। नीट में आते रहता है इसलिए माइंड में रखना है, क्लियर है ना? ये 9 है, इसको और ऊपर से, ठीक है? जितना
पर स्टार मारना है, सब माइंड में रखना है। नीट और IIT में जाइएगा तो सब क्वेश्चन लगेगा कि सब आउट हो गया, एकदम सब उसी तरह के आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, करंट का डिफिनीशन होता है कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड करंट। तो 1 सेकंड में किसी वायर से जितना चार्ज फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड करंट। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड करंट। कैसे? t टाइम में मान लेते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से q चार्ज फ्लो करेगा, तो 1 में q/t, 1 सेकंड में जितना फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड करंट। यहां से q बराबर हो जाएगा IT। तो q का नेचर क्या होगा? स्केलर, क्योंकि चार्ज है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन के लिए बिग ब्रैकेट, I के जगह I, ये ऑलरेडी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है। I के जगह मैंने बताया था कि AT भी लिखते हैं। MLT टेलर डायमेंशन निकालने में बताया था। MLT टेला। तो MLT तक फर्स्ट लेटर लेते हैं, टेला का सबका ऐसा यूनिट लेते हैं। 7 फंडामेंटल होता है, उसको याद रखने के ट्रिक्स हम बताए थे। MLT टेला, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, तो चार्ज का यूनिट भी देखिए। अब चार्ज का यूनिट देखिए कितने तरह का होगा। ऐसा यूनिट यदि हम लेते हैं तब तो ये कूलम दे देगा। अब फुल फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और CGS यूनिट जो हो जाएगा स्टैट कूलम होता है। स्टैट मतलब स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम कहने का मतलब स्टैटिक कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखा ना, तो स्टैट बोला जाए मतलब क्या होता है? स्टैटिक। नेचर कैसा होगा? नेचर हो जाएगा आपका स्केलर। तो चार्ज के बारे में इतना बात याद रखना है, क्लियर है ना? चलिए, तो इसी को हम लोग देखिए 3 तरह से बोलते हैं, EHU ऑफ चार्ज या EMU ऑफ चार्ज या 1/10 AB कूलम। क्लियर है ना? अब ये दोनों में रिलेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। हम लोग क्या देखे? हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग यही देखे हैं ना, 1/10 EMU ऑफ चार्ज बराबर 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। इसी के बराबर 1 कूलम था। तो यहां से 1 EMU ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा यदि निकालना चाहते हैं तो? ये आपका 10 से उधर गुना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 हो जाएगा ESU ऑफ चार्ज। क्लियर है? नहीं, इसके बराबर कितना था? 1 कूलम। इसके बराबर था 1 कूलम। तो यदि कूलम के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो ये 10 इधर गुना होगा तो 10 कूलम हो जाएगा। बोलिए, तो 1 MU ऑफ चार्ज बराबर 10 कूलम। क्लियर है? और ESU में कितना हो जाएगा? 10⁻3 × 10⁻10। ये भी माइंड में रखना है। वहीं से निकाल चुके, केवल 10 से उधर क्या कर दिए हैं? गुना कर दिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए, FM बराबर मीडियम में रहेगा 2 चार्ज तक क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ये मीडियम के लिए हो गया Q1 का मॉडुलस Q2 का मॉडुलस बाई R²। अब देखिए हम मॉड नहीं देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर रखे प्लस है,
दूसरा चर यहाँ पर रखे माइनस है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो सीधे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो अब मॉड टाइम टेकन होगा, इसलिए अब मॉड को देना नहीं है। देखिए Q2 नेगेटिव था, फिर भी मैं पॉजिटिव ले लिया। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड या कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। Fa कीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। क्लियर है? तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर का वैल्यू, इसी को के सिंबल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है ना? और ध्यान दीजिए इधर, इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 होता है। और बाकी अदर के लिए, फॉर अदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा, बहुत होगा तो बराबर होगा। इसको याद रखना है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं लाइट में कि कम से कम 1 वैल्यू हो सकता है, अधिक से अधिक 1 से बड़ा हो सकता है। क्लियर है ना? तो जस्ट लाइक उसी तरह का ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत तो 1 होगा या उससे बड़ा होता है। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है, सिंगल से 5 स्टार तक। फॉर मेटेलिक स्लैब, ये पूछता है मेटेलिक स्लैब के लिए एप्सिलॉन आर। मेटेलिक स्लैब हो सकता है, ऐसा लिखे ना, स्लैब ही क्या, कोई भी मेटल का चीज हो। फॉर मेटल और एलवाइज भी मेटल होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है इनफिनाइट होता है। क्लियर है? एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? इनफिनाइट होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, the seek of a medium, the seek of a metallic substance will be, अब ध्यान दीजिए इधर, जब पता ही नहीं है सीक क्या होता है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा? नहीं बनेगा। इनफिनाइट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनफिनाइट। सीक मतलब वही स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अब समझ में आ गया ना कि डिफरेंट नेम्स माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। और मैक्सिमम बुक में दिया है केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और टीचर लोग भी बहुत सारे वही लिखाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो भी रट के आते हैं, बुक आते हैं, छाप देते हैं। अपना उनका भेजा रहेगा तब ना वो बताएंगे, खाली कहेंगे हम इंजीनियर की यार क्वालिटी क्लास में दिखता है। तो ये सीक ऑफ ए मीडियम क्या हो जाएगा? मेटेलिक सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ये सारी बातें आपको याद रखना है, एकदम बहुत मेन पॉइंट बताए हैं। कोई बुक में किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलेगा और किसी भी टीचर का थ्योरी में नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। सबको बुझाता ही नहीं है कि सीक क्या होता है, जाके पूछिएगा सीक तो खुद के सीक क्या होता है। यार रटा रटाया फिजिक्स से दूर रहिए, मैं 50 बार बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एफए और एफएम ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो एफए बाई एफएम क्या लिखिएगा? तो एफए आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी ऊपर लिखे हैं, डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू
एयर के लिए कितना होता है 1 होता है, तो वही यहाँ एप्सिलॉन आर 1 हो गया, यहाँ तो रहेगा ना एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए ना कट गए, कॉमन टर्म कैंसिल हो गया, नहीं एप्सिलॉन आर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो FA बाई FM बराबर कितना लिखेंगे एप्सिलॉन आर। ये एक फॉर्मूला आपका हो गया, इसको माइंड में रखना है, यहां से क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, इसलिए इसको माइंड में रखना है। इसके जगह के भी लिख सकते हैं यार, सिंबल है कुछ भी ले सकते हैं, के हो गया एक्स हो गया, क्वेश्चन में कह देगा एक्स इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या गलत है, वो भी सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जाइएगा एग्जाम में तो एकदम सिंगल से 5 स्टार जितना भी है सब उसी के अंदर आएगा, तो आप रेडी कर लेना। 12th का आपको कोडिंग कर ही दिए, सिंगल से लेकर ट्रिपल टी। चलिए लिखिए, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, क्लास में इससे आगे चल रहा है, ये वीडियो में बोले ना कि इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है एडिटिंग के समय, इसलिए थोड़ा पीछे हो गया है, क्लास में ये आगे चल रहा है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज, या केवल पॉइंट चार्जेज लिख रहा हूं, पॉइंट चार्जेज इन एयर इज 200 न्यूटन, then the force of interaction between, the force of interaction between the charges, मतलब उसी चार्ज के बीच, in a liquid of dielectric constant of, यहां पर भी आपको दे देता स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, तो आपको पता ही नहीं रहता, तब भी क्वेश्चन नहीं बनता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, then force of interaction between the charges in a liquid of dielectric constant 4 at same separation, separation वही है, चार्ज वही है, will be, ए ऑप्शन में है 100 न्यूटन, बी में है 50 न्यूटन, सी में है 800 न्यूटन और डी में है नन। बताइए कौन सा ऑप्शन क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए माइंड में रखना है। चलिए देखिए इधर, कहता है इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर is 200 Newton, then the force of interaction between the charges in a liquid of dielectric constant 4 at same separation will be, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, FA by FM बराबर एप्सिलॉन आर। बहुत जगह ऑनलाइन में देखिए खाली नौटंकी होता है, पढ़ाई 0, तो यार वहां नौटंकी आप नहीं देख रहे हैं, पढ़ना है में। तो बहुत जगह देखिएगा वीडियो में खाली जो फालतू का जो है इंटरटेनमेंट वाली बातें जो है, तो उससे आपका लाइफ गर्त में जा रहा है। हम देखिए सारा सिस्टमेटिक पढ़ाए हैं, आप इसको ध्यान से आप पढ़िए तब आपको पता चलेगा, और सब जगह से मेरा बेहतर रहेगा। ये कहने का नहीं, देखने का चीज है। चलिए आगे देखिए, एफए कितना है, बस पढ़ने वाला का जरूरत है। जो पढ़ने वाला रहेगा मेरे पढ़ाई से बहुत अच्छा रैंक लाएगा, और जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा उसको तो खाली बस इंटरटेनमेंट से मतलब है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफएम
ये कितना था 4, दिस इंप्लाइज दैट एफएम बराबर 200/4 मतलब 50 न्यूटन। दिस इज द आंसर विच इज करेक्ट, वे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग सोल्व कर जाइएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और देख लीजिए, पॉइंट जितना स्टार माना है सब एक एक पॉइंट रेडी रखना है। देखिएगा तो नेट और आईटी में बेहतर है नहीं, सब इसी से आपको मिलता जुलता एग्जाम में मिलेगा। हम लोग क्या भी देखें कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा या बहुत होगा तब बराबर, जिधर मुंह ओपन होता है उधर बड़ा। ग्रेटर लेस करिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। जिधर मुंह खुला उधर वाला बड़ा, तो 1 से या तो बड़ा होगा बहुत होगा तो बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए एफ हम लोग क्या देखें, एप्सिलॉन आर के बराबर देखें, और ये 1 से क्या है बड़ा और बराबर, तो निश्चित रूप से हम लोग लिख सकते हैं एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। याद रखिएगा एयर फोर्स ऑलवेज जो होता है दूसरे मीडियम से क्या होगा ज्यादा होगा। एयर में वैक्यूम में क्या होता है सेम होता है। क्लियर है ना? इस बात को याद रखना। ये भी जो है आपको क्वेश्चन बनाने में काम करेगा। कैसे से देखिए, if Fa be the force of interaction between 2 point charges, between 2 point charges in vacuum। वैक्यूम में लोगों का दिमाग में होता है डबल सी होता है, ये आपका मिसकंसेप्ट है। ठीक से ध्यान दीजिए, इधर डबल यू होता है। कोई बुक में डबल सी लिखा हुआ रहेगा तो लेकर के आइएगा, उसको फाड़ करके फेंक देगा, ना रहेगा ना फटेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड एफएम बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between the charges at same separation, then which of the following is are correct? A में Fa is equal to Fm, B में कहता है कौन कौन सा सही हो सकता है। क्लियर है? Fa ग्रेटर देन Fm C में, D में नन। तो जब भी मोर देन 1 करेक्ट है तो ये भी होगा, इक्वल भी हो सकता है और ऑलवेज बड़ा भी होगा। इक्वल कब होगा? जब मीडियम क्या हो जाए एयर हो जाए, तो एयर हो जाएगा तो एयर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? एयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एयर के लिए बराबर हो जाएगा। तो इतना आप रेडी रखिए। चलिए तो यहां तक क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ
एप्सिलॉन नॉट। ये आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है और नीट में भी आया है। तो चलिए इसको आप सोल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग देखे थे 9 क्रॉस 10⁻9। यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अभी पीछे बताए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा तो 1/4 9 क्रॉस 10⁻9 और ये डिवाइड होगा तो ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? न्यूटन इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। इसका आप वैल्यू जब देखिएगा ना तो ये वैल्यू आता है 8.854 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर कूलम का स्क्वायर, ऐसा आता है। ये वैल्यू भी याद रखना है। और चलिए इसको जो है डायमेंशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा। तो यूनिट से निकालिए डायमेंशन या फॉर्मूला से निकालिए, मैं बताया था। डायमेंशन में इसके जगह क्या होगा? m/t-2, ये न्यूटन किसका है? फोर्स का, पावर -1। यहां पर आ जाइए, m तो l का पावर -2, q बराबर it होता है, कूलम है चार्ज, तो q बराबर it अभी देखे थे नहीं, इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? m का पावर -1, l के पावर -1, t के पावर 2, l के पावर -2 और i स्क्वायर t स्क्वायर। फर्दर इसको सोल्व कीजिए। m का पावर -1, l के पावर -3 और t के पावर 4 और i के पावर 2, ये रहा आपका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। तो आईआईटी में भी आया, नीट में भी आया, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सब रेडी करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा स्टेप वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ। 0 लेवल से शुरू करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए सब वैलिड हो रहा है। 2 पॉइंट चार्जेज एज शोन इन फिगर। कूलम्स लॉ का जब डिमेरिट बताएंगे तो वहां पता चलेगा किसके लिए वैलिड। ऐसा एक चार्ज यहाँ पर +2 कूलम है, एक चार्ज यहाँ पर -3 कूलम है, इसके बीच का सेपरेशन है 2 मीटर। ठीक है, तो इस पे फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपसे डिमांड कर रहा है कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले F बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/4 इसी को K पूरा बोल सकते हैं, Q1 Q2 बाई r²। यही दिमाग में रखना है, यहाँ निगेटिव नहीं पुट करना है। इसके जगह 9 क्रॉस 10⁻9, Q1 is 2, Q2 is 3, -3 मत पुट कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर। तो देखिए ना, ये कैंसिल हो गया नहीं, और 27 क्रॉस 10⁻9 बाई मतलब 13.5 10⁻9 न्यूटन। आंसर हो गया। दिस इज द करेक्ट, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बी में क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपसे कि इस टाइप का होगा तो क्या होगा। एक चार्ज यहाँ पर +4 कूलम है, सॉरी +4 क्यू है, और एक चार्ज यहाँ पर -5 क्यू है। दोनों के बीच का सेपरेशन A है, तब फोर्स क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जितना से ये पुल करेगा उतना ही से ये वाला इधर पुल करेगा। क्लियर है ना? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। तो F बराबर क्या जानते हैं? 1/4 इसी को K बोलते हैं पूरा।
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलिए इसकी जगह 9 क्रॉस 10 टू पावर 9, Q1 इज 4Q। आप ये जब भी जनरल फॉर्म में रहेगा ना तो इसको आप 1/4πε0 के टर्म में भी छोड़ सकते हैं। वो देख लीजिएगा ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो 9 क्रॉस 10⁻9 के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग वही छोड़ देंगे 1/4πε0। तो 4Q इंटू 5Q, गलती से माइनस मत ले लीजिएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो काटना चाहते हैं काट दीजिए। तो कितना हो जाएगा 5Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई πε0 ए स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा, टिक कर देना। क्लियर है ना? कभी कभी ऐसा भी करता है, ये 4 कैंसिल ना करके छोड़ देगा, ऊपर लिख देगा 20 और नीचे लिखेगा 4πε0। तो वही चीज है, सेम चीज। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा, बना लीजिएगा। इस टाइप का रहेगा तो क्या कीजिएगा, सी में एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है। तो यहां पर जो है -3 कूलम का है और यहां पर +3 माइक्रो कूलम है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तब क्या कीजिएगा, तो ये बराबर, ध्यान दीजिए सबको ऐसा यूनिट में ले लेना है। कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, बाई आर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसके जगह 9 क्रॉस 10 टू पावर 9, ये 9 10⁻⁻6 और बाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हो जाएगा 81 इंटू 10 टू द पावर 3। इतना क्या न्यूटन, आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है सबको एकदम चुटकी में सोल्व करते जाना है। देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और हाई होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। डी में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा, ऐसा ये मान लेते हैं कि 10 ही है चार्ज, +10, ये है +5E। तो ये दोनों के बीच, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन है 4 मीटर। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कर लीजिएगा ना? देखिए फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह 4 कितना हो जाएगा 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। तो 50E, ई के जगह 1.6 10⁻⁻19 बाई 16 हो जाएगा। नहीं तो इसको देखिए ना, काट दीजिए और नीचे 10 लिख देते हैं। ये से ये कैंसिल हो गया। एकदम कैलकुलेशन एकदम फास्ट करना है। 9 × 5 45 हो गया और ये हो जाएगा -10, घटा दिए, यानी 4.5 10⁻⁻9 लिख सकते हैं, इतना न्यूटन। और 1 डेसिमल इधर कर दिए। क्लियर है? तो चलिए कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 नैनो न्यूटन। 10⁻⁹ को नैनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नैनो। तो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। क्लियर है ना? चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन बना दिए और इसी को लोग बारी बारी लिख करके फालतू का टाइम वेस्टेज करते हैं। हर एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया। क्लियर है ना? तो चलिए इसको आप लोग रेडी कर जाइएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आज के लिए इतना ही। तो एकदम सिस्टमेटिक पढ़िए, मजा आएगा। तो जिन लोगों का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर बाद में पछताइएगा जब आगे बढ़ जाएगा तो। और इलेक्ट्रोस्टैट ऐसा चैप्टर है ना कि ये नहीं समझ में आया ना तो ना आपको करंट समझ में आएगा, इसके आगे वाला सब साफ हो जाएगा। केवल लाइट वाला सेपरेट है, लाइट को इससे मतलब नहीं है। लेकिन लाइट में भी जब एक पढ़िएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैट यदि हाथ से गया तो आपका करंट गोल, मॉडर्न गोल, मैग्नेटिज्म गोल सब गोल हो जाएगा, यानी गोल 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 सब हो जाएगा गोल। इसलिए आप लोग जो है गोल मत होने दीजिए और जल्दी से जो है आप जो लोग अभी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो जल्द से जल्द 12th का ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन, और मेरा हेल्पलाइन दिया हुआ है, आप 12th का ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी 11th का हैं बच्चे, आप मेरे यहाँ डेमो कीजिए और पूरा ऑल इंडिया कहीं पढ़िए, दोनों में बहुत का फर्क हो जाएगा। इसलिए मेरे यहाँ जरूर आकर के आप डेमो कीजिए। पहले हम पैसा नहीं जमा कराते हैं, पहले पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा खुद। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।